sharing PDF. Yeah, may I know, is it visible on your screen? No, जी sir. सर। Not visible, sir. सर Yes, विजिबल sir. है। Yes, Now sir. Now visible. visible. Yes, sir. Yes, sir. शीट नहीं दिख रही। Now is it visible? Yes, sir. नो सर। Yes, sir. Okay, okay. I think now it's visible. Okay. Yes, sir, Yeah, visible. one thing you have to remember that कि today most of the questions I had taken from शेक्सपियर से ही लिया गया है और ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है. यू विल गेट ओनली सेवन क्वेश्चंस, लेकिन वही है कि उसमें पॉइंट्स बहुत सारे हैं और एक एक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जैसा कल हम लोगों ने बात किया था उसी पैटर्न पे लेके आज भी बात करेंगे. और मैं ये चाहता था कि जो पीजीटी की क्लास शाम को 6 बजे से है वो क्लास भी मैं टेस्ट सीरीज को डेडिकेट कर देता कुछ दिनों के लिए, और शाम को एक सेशन और रखा जाता क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि इधर जितना ज्यादा सॉल्व हो जाएगा उतना ज्यादा जरूरी है. तो खैर उसमें मैं भी आपसे चर्चा करूंगा ये कंप्लीट करने के बाद. जो टेस्ट सीरीज वी हैव स्टार्टेड अंडर द बैनर ऑफ जेएस इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी, जो एक वेल नोन इंस्टीट्यूट ऑफ इलाहाबाद है. you can just take that it's the fifth टेस्ट सीरीज और सेकंड शेक्सपियर पर है. कल भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोगों ने शेक्सपियर पे लिया था, आज भी क्वेश्चन शेक्सपियर पर है और ये आज का फिफ्थ टेस्ट सीरीज है जिसमें जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और मुझे लगता है कि हर आदमी को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि क्या रहा. ऐसा नहीं कि जो इसमें पॉइंट्स हो आप जान नहीं रहे, केवल उस चीज को रिवाइज करने के लिए आपके साथ एक डिस्कोर्स या डिस्कशन या काफी कुछ बातें होने के लिए इसको ऐसा किया जा रहा है ताकि लास्ट टाइम में बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए. रिमेंबर दैट इसमें जो पॉइंट है वो ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. ये शेक्सपियर की लाइफ को लेकर के है, उनकी जर्नी को लेकर के है, उनकी करियर को लेकर के है, उनका थिएटर से जुड़ाव को लेकर के है. तो इसमें ये दिया गया है कि इनमें से कौन सा पॉइंट सही नहीं है और मैंने हर क्वेश्चन के लास्ट में उसका एक्सप्लेनेटरी आंसर दिया है. सबसे पहला पॉइंट है कि विलियम शेक्सपियर वॉज born at स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन इन वारविकशायर. ये पॉइंट सही है. ये हम लोग सुनते चले आए हैं, रटते चले आए हैं कि विलियम शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन इन वारविकशायर में हुआ था. उसके बाद उसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, प्लस इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि स्ट्रैटफोर्ड क्या है, एवन क्या है, वारविकशायर क्या है. ये आपको भी पता है कि स्ट्रैटफोर्ड इज द नेम ऑफ द विलेज, यह विलेज का नाम है. एवन रिवर एंड वारविकशायर डिस्ट्रिक्ट. वारविकशायर जो है क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है. तो जो पहला पॉइंट है उसी से जुड़ा हुआ दूसरा पॉइंट भी है. पहले पॉइंट में उनका पैदाइश कहाँ पे हुई है उसको लेकर के बात की गई थी. फिर वो तीन उसमें नाम आए थे, उन तीनों प्रॉपर नाउन को एक्सप्लेन किया गया है. वो तीनों प्रॉपर नाउन क्या है, एक तो जो है स्ट्रैटफोर्ड गांव का नाम है, एवन जो है रिवर का नाम है जो उस गांव से गुजरी है, वारविकशायर उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है जहाँ पे शेक्सपियर पैदा हुए थे. थर्ड पॉइंट है ही वाज बोर्न ऑन 23 अप्रैल 1564 एंड डाइड इन 1616. बिल्कुल सही है. ये बहुत कॉमन सा पॉइंट है, बस हमने रिवाइज कराने के लिए आपको कि एक जगह ये सारे पॉइंट्स आ जाए, उनकी बायोग्राफिकल स्टडी के सारे पॉइंट्स एक जगह आ जाए. उनका जन्म 23 अप्रैल 1564 को हुआ है, उनकी मौत 1616 ईस्वी में हुई है. नेक्स्ट पॉइंट है कि ही वाज द सन ऑफ अ ग्लोवर एंड कॉर्न डीलर जॉन शेक्सपियर. ये भी बात सही है. उनके फादर एक बिजनेसमैन थे जो कॉर्न डीलर का काम करते थे और उनके फादर का क्या नाम था, जॉन शेक्सपियर था. ये भी पॉइंट सही है. फिर पॉइंट नंबर ई है हिज मदर वाज मेरी आर्डेन शेक्सपियर, या उनकी माँ मेरी आर्डेन शेक्सपियर थी जो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी. नेक्स्ट पॉइंट है इन 1588 ही मैरिड एनी हैथावे. ये बात भी सही है, उनकी मैरिज 1582 ईस्वी में एनी हैथावे के साथ हुई थी, हु वाज 8 इयर्स ओल्डर देन शेक्सपियर, जो शेक्सपियर से 8 साल उम्र में बड़ी थी. ये भी पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है.
अबाउट 1587 1587 ईस्वी में ही मूव्ड टू लंदन, वो लंदन के लिए चले आए। कहाँ से चले आए? स्टैटफर्ड, अपने गांव को उन्होंने छोड़ दिया और लंदन के लिए मूव करते। ये घटना कब की थी? 1587 की थी। इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन ऑफ क्राइम ऑफ डियर स्टीलिंग, क्योंकि उनके ऊपर एक चार्ज लगाया गया था। वह चार्ज कौन सा था? कि डियर स्टीलिंग का चार्ज था। तो एक डियर स्टीलिंग का चार्ज उनके ऊपर लगाया गया था। उससे बचने के लिए वो अपने गांव को छोड़ देते हैं और वहां से कहाँ चले आते हैं? वहां से लंदन को मूव कर जाते हैं। इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि द चार्ज वॉज लेड बाय लूसी फैमिली। यह जो चार्ज था किसके द्वारा लगाया गया था? लूसी फैमिली के द्वारा लगाया गया था। तो यह चीज बिल्कुल सही है। और एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि उनको किस चीज का चार्ज लगाया गया था? डियर स्टीलिंग का चार्ज लगाया गया था या डियर हंटिंग का चार्ज लगाया गया था? और किस फैमिली द्वारा लगाया गया था? लूसी फैमिली द्वारा लगाया गया था। तो जब वो लंदन आते हैं तो लंदन की स्ट्रीट्स में ही मूव्ड हाइदर एंड दाइदर टू गेट अ जॉब। लेकिन बाद में जो है अनडाउटली ही फेस सम डिफिकल्टीज सम प्रॉब्लम। उसके बाद वो जो है लंदन में थिएटर से जुड़ते हैं और जिस थिएटर से जुड़ते हैं उसके बारे में ऑप्शन एच में बात किया गया है। इन लंदन ही ज्वाइन चैम्बरलेन थिएट्रिकल कंपनी, लंदन में उन्होंने चैम्बरलेन थिएट्रिकल कंपनी को ज्वाइन किया, विच इज आल्सो नोन एज बारबेजेस कंपनी ऑफ प्लेयर्स। तो चैम्बरलेन थिएट्रिकल कंपनी और बारबेजेस कंपनी ऑफ प्लेयर्स, ये सब एक चीज है, उन्होंने इसको ज्वाइन किया, यह भी एक पॉइंट है। इन लंदन ही ज्वाइन चैम्बरलेन थिएट्रिकल कंपनी, लंदन में उन्होंने चैम्बरलेन थिएट्रिकल कंपनी को ज्वाइन किया, विच इज आल्सो नोन एज बारबेजेस कंपनी ऑफ प्लेयर्स, जिसे हम बारबेजेस कंपनी ऑफ प्लेयर्स के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट थिएटर से ही जुड़ा हुआ है कि इन 1599 व्हेन ग्लोब थिएटर वाज बिल्ट, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ग्लोब थिएटर कब बना? तो 1599 ईस्वी में बना। जब 1599 ईस्वी में ग्लोब थिएटर बना तो ही बिकेम अ शेयर होल्डर इन इट, या वो इसके शेयर होल्डर बने, उन्होंने इसका कुछ शेयर खरीदा था। मतलब जो है शेक्सपियर अपने गांव को जो है छोड़ करके अपनी जान बचाने के लिए भाग के आए थे। 1599 ईस्वी तक वो काफी धनी हो गए थे और एक स्टैब्लिश्ड राइटर या ड्रामेटिस्ट के रूप में उस समय थे वहां पे। और ग्लोब थिएटर एक बड़ा थिएटर था जिसमें उनका शेयर था। इन 1597 he purchased a fine residence, the new place in Stratford, the largest house in the village। बिल्कुल सही है कि 1597 ईस्वी में उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है एक बड़ा घर खरीदा। कहाँ पे? अपने गांव में, जिसको न्यू प्लेस के नाम से जाना जाता है। और द न्यू प्लेस वो था, उन्होंने इसको खरीदा और वह उस शहर का सबसे बड़ा घर था। तो आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन में उनके फादर, मदर, उनकी वाइफ कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, उनका जो जर्नी था स्ट्रैटफर्ड अपॉन एवन से लेकर लंदन तक का, लंदन में आए तो कौन कौन से थिएटर को ज्वाइन किए, फिर जब पैसा आया तो उन्होंने न्यू प्लेस नाम का घर खरीदा, उस समय का बड़ा घर था। तो उनके करियर में जो चेंजेस आए हैं उसको लेकर के बहुत खूबसूरत ढंग से यहाँ पे सारी बातें रखी गई है या की गई है। एंड आई होप दैट यू आर गेटिंग की ये सब चीजें आपको समझ में आ रही है। एक लास्ट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई पूछा जा चुका है। इन 1613 ग्लोब थिएटर कॉट फायर, 1613 में ग्लोब थिएटर को आग लग गई थी। एंड बर्ट, और ये जल गया था, वाइल हेनरी सेवंथ बीइंग परफॉर्म, जबकि हेनरी सेवंथ का वहां परफॉर्मेंस था। इस जो के है, इस के में एक पॉइंट सही है, एक पॉइंट गलत है। ये बात सत्य है कि 1613 में ग्लोब थिएटर में आग लगी थी, लेकिन वहां पर जो प्ले परफॉर्म हो रहा था वह हेनरी सेवेंथ ना हो करके हेनरी एट्थ था। इसीलिए आप देखिए आंसर में एक्सप्लेन किया गया है, हेनरी एट्थ वाज बीइंग परफॉर्म, नॉट हेनरी सेवेंथ। और जो हेनरी एट्थ है यह इनका इनकम्प्लीट प्ले था, इसको बाद में फ्लेचर ने कंप्लीट किया हुआ है, FLETCHER। तो एक पॉइंट ये भी ध्यान में रखना है कि हेनरी एट्थ इनका जो है यह उस समय परफॉर्म किया जा रहा था और हेनरी एट्थ इनका इनकम्प्लीट प्ले था। एंड रिमेंबर दैट कि इसको बाद में किसने कंप्लीट किया है? फ्लेचर ने कंप्लीट किया हुआ है। तो इन दिस वे यू विल कम टू नो कि यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। नाउ द आई थिंक कि क्वेश्चन नंबर 1 सबको क्लियर हो गया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
मैं आगे मूव Yes, करूं? जी Yes, सर। sir. I got it. हाँ, इसमें ओके, तो इसमें जो है क्या किया गया है कि मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन में मैंने सारे पॉइंट्स, उनका लाइफ, उनका जर्नी, इवन सब कुछ आपको पता है, बस यही है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपका रिवाइज हो जाए। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑन योर स्क्रीन एंड यू आर जस्ट फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग लाइन्स। जो ये दिया गया है फॉलोइंग लाइन्स, इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? इसमें सबसे पहला है कि the period of Shakespeare dramatic career was for 24 years, 1588 से 1612। बिल्कुल सही है कि शेक्सपियर का जो ड्रामेटिक कारियर है वह 1588 से शुरू होता है और 1612 में वह खत्म हो जाता है। 1611 के बाद उनका कोई खास वर्क नहीं आया, तो उनका जो ड्रामेटिक कारियर का जो पीरियड था वह 1612 में कंप्लीट हो जाता है। कितने साल का हुआ? 24 साल का हुआ। तो यह एक डेटा है जो आपको ध्यान में रखना है, कभी भी आएगा तो आप तुरंत सही कर देंगे कि उनका ड्रामेटिक करियर कितने साल का था, 24 साल का था। और यह कब से कब शुरू होता है? 1588 से लेकर 1612 तक चलता है। डॉक्टर डाउडेन डिवाइडेड हिज करियर इनटू 3 पार्ट्स, ये गलत है। बहुत मैंने देखिए जो रॉन्ग रखा है वो सिंपल रखा है। रॉन्ग रखने की वजह सिंपल ये रीजन ये है कि वो पॉइंट भी सही हो जाए ताकि रिमेनिंग पॉइंट्स आपको ये लगे कि हाँ ये सब सही, तो आपके दिमाग में बैठेगा। डॉक्टर डाउडन जो है उन्होंने उनके लिटरेरी करियर को 3 हिस्सों में ना बांट करके बल्कि कितने हिस्सों में बांटा है? 4 हिस्सों में बांटा है। और डॉक्टर डाउडेन की ही डिवीजन को डब्ल्यू जे लॉन्ग ने एक्सेप्ट किया। डब्ल्यू जे लॉन्ग ने भी उसी डिवीजन को बांटा। नाम लोगों ने अलग अलग भलबी से दिया हो कि ये पीरियड ए है, ये पीरियड ए है, इसको इस नाम से जाना जाएगा, लेकिन सबका पर्पज यही है। और डॉक्टर डाउडन की ही डिवीजन को जो है मोस्ट प्रोबेबली द पीपल फॉलो। तो डॉक्टर डाउडन डिवाइडेड हिज करियर इनटू 3 पार्ट, ये ऑप्शन गलत है। 3 की जगह क्या होना चाहिए था? 4 होना चाहिए। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है, फर्स्ट पीरियड जो उनका था 1588 से 1595 इज नोन पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन। यह जो है इसको क्या कहा गया? पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन कहा गया। द पीरियड शोज द इम्पैक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी विथ, यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, ये तो सबको पता होगा कि जो पहला पीरियड है वो पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन है, कि उसमें वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ऐसा नहीं कि शुरू में ही आते ही हर आदमी बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। परफेक्शन डजंट लाइन इन द हैंड ऑफ एनीवन, बल्कि वह क्या करता है? ही लर्न्स ग्रेजुअली। तो शेक्सपियर भी अपने पहले पार्ट में वो सीख रहे थे। पहला हिस्सा उनका क्या है? 1588 से 1595, वो सीख रहे हैं। और इस पीरियड को क्या कहा जाता है? पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन। लेकिन जो मजे की बात है कि पहले पीरियड पे यूनिवर्सिटी विट्स का असर पड़ता है। और मैंने आपको पढ़ाया था कि उनकी मुलाकात जब होती है, इनडायरेक्ट वे में ये पॉइंट आता आ रहा है कि उनकी मुलाकात यूनिवर्सिटी विट्स के लीडर क्रिस्टोफर मार्लो से हुई थी। तो क्रिस्टोफर मार्लो ने इनको रिव्यू किया था कि व्हाट टाइप ऑफ प्ले यू आर राइटिंग, आपको ऐसा लिखना चाहिए। क्योंकि उस समय क्रिस्टोफर मार्लो इस्टेब्लिश्ड थे, इसीलिए एक लाइन हमेशा आती कि क्रिस्टोफर मार्लो पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर। तो अगर आप देखेंगे कि जो पहला उनका एक्सपेरिमेंटेशन, जो अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन है, जो पीरियड है, उसमें किसका असर है? यूनिवर्सिटी विट्स का असर है। उसके बाद एक पॉइंट है, ही रोट 10 हिस्टोरिकल प्लेज। ये बात सही है और इसको लेके आयोग में भी आया था कि कहीं पे 8 उसमें मेंशन किया गया, या कुछ लोग और बताते हैं यहाँ 8 है। आपको 8 में नहीं जाना। जो हिस्टोरिकल प्ले है वो 10 ही है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, क्योंकि उसका जो डिवीजन है वो कई है, हेनरी के नाम से, रिचर्ड के नाम से। तो वो सब डिवीजन को अलग अलग आए हुए हैं। ऐसा नहीं कि वह एक ही है, अगर हेनरी के नाम से 4 प्ले आया तो चारों एक मान लिया जाएगा। वो प्ले की कहानी अलग है। वो प्ले जो है आपका, अगर कोई हेनरी फर्स्ट है तो हेनरी फर्स्ट को लेकर के बात कही गई है, हेनरी फोर्थ है तो हेनरी फोर्थ को लेके बात कही गई है। जो भी चीजें रही हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि उन्होंने टोटल कितने प्ले लिखे? 10 हिस्टोरिकल प्लेज लिखे हुए हैं। हेनरी सिक्स इज द फर्स्ट हिस्टोरिकल प्ले ऑफ शेक्सपियर। ये भी सही है कि हेनरी सिक्स उनका पहला हिस्टोरिकल प्ले है जो उनके फर्स्ट लिटरेरी करियर में आता, फर्स्ट पीरियड में आता। हेनरी सिक्स इज द फर्स्ट हिस्टोरिकल प्ले ऑफ शेक्सपियर। यह उनके जो है पहले पीरियड में, जिसको पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन कहा गया है, उसमें आता है। उसके बाद है कि द फर्स्ट हिस्टोरिकल प्ले इन इंग्लिश लिटरेचर वॉज एडवर्ड सेकेंड रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। देखिए, इसको यहीं से जोड़ दिया गया है।
शेक्सपियर का पहला हिस्टोरिकल प्ले हेनरी सिक्स है, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर का पहला हिस्टोरिकल प्ले एडवर्ड सेकेंड है, जिसको किसने लिखा है? क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है। इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पर जोड़ दिया गया है। फिर उसके बाद उनका है द टू लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स ऑफ शेक्सपियर पब्लिश्ड इन द फर्स्ट पीरियड ऑफ हिज लिटरेरी करियर। ये बात बिल्कुल सही है। अगर याद होगा, कल ही मैंने आपको वीनस एंड एडोनिस के बारे में बताया था, उनका लॉन्ग नैरेटिव पोएम। मैंने रेप ऑफ ल्यूक्रीस के बारे में बताया था, जो फोर्थ शीट आपके पास कल गई थी उसमें वो है, एक बार आप और देख लीजिएगा। वो जो दोनों लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स है वो कब पब्लिश होती है? उस शेक्सपियर के फर्स्ट लिटरेरी करियर में ही पब्लिश होती है, 1593-94 उसका ऐसे ही डेट रखा गया है। तो यू विल कम टू नो कि उसके बारे में कि जो इम्पोर्टेंट बातें हैं कि फर्स्ट पीरियड जो था उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज हुआ था, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना है। और पहला हिस्टोरिकल प्ले इंग्लिश लिटरेचर का एडवर्ड सेकेंड है, जिसे क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा। शेक्सपियर का पहला हिस्टोरिकल प्ले हेनरी सिक्स है, जो कब आता है? फर्स्ट पीरियड में आता है। नाउ अब आप देखते हैं कि सेकेंड पीरियड, जो सेकेंड पीरियड है, पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन दिस पीरियड बेसिकली कॉमेडीज एंड क्रॉनिकल्स केम। इस पीरियड में क्या क्या आते हैं? कॉमेडीज और क्रॉनिकल्स आते हैं। कॉमेडीज और क्रॉनिकल का मतलब यहाँ पर कि हिस्टोरिकल प्लेज आए हैं, कॉमेडीज भी आई हुई है। कॉमेडीज में अगर आप देखेंगे, एज यू लाइक इट 1599 ईस्वी में आता है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596 ईस्वी में आता है, और भी उनकी कॉमेडीज आती है। तो अब सबको मैं यहाँ पे रख नहीं सकता था कि कौन कौन सी आई हुई है, उसका ऑलरेडी यू हैव अ चार्ट, आपके दिमाग में नॉक करेगा कि अगर सेकेंड पीरियड 1595 से लेके 1600 तक है, तो सेकेंड पीरियड में क्या क्या आया हुआ है? कॉमेडीज और क्रॉनिकल्स आए हुए हैं। और सेकेंड पीरियड को क्या कहा गया? पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दो प्ले का नाम तो मैंने आपको बता दिया, द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो उनका ट्रेजिक कॉमेडी है वो 1596 ईस्वी में, एज यू लाइक इट आपका 1599 ईस्वी में। जो थर्ड पीरियड है 1601 से 1607, पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, हिज नोबल ट्रेजिडीज केम। और याद होगा कल मैंने एक पॉइंट बताया था कि आफ्टर 1603 हिज ग्रेट वर्क केम। तो उनके जो ग्रेट वर्क हैं वो कब आते हैं? थर्ड पीरियड में आते हैं। उस ग्रेट वर्क में क्या रखा गया है? उनकी 4 ट्रेजिडीज रखी गई है, और भी जो उस पीरियड में आए हुए 1600 लेके 1607 के बीच में जो भी ग्रेट वर्क है, चाहे आप ओथेलो ले लीजिए, किंग लियर ले लीजिए, मैकबेथ ले लीजिएगा, वो सब ग्रेट वर्क। तो ग्रेट वर्क 1603 के बाद जो डेट दी जाती है वो चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो पीरियड थर्ड पीरियड रहा, इसी थर्ड पीरियड में उनकी एक बहुत फेमस कॉमेडी आपका आती है, ट्वेल्थ नाइट आता है, या ट्वेल्थ नाइट को भी अगर आप देखेंगे 1600 के आसपास आता है। वो थर्ड क्या समझ ली सेकेंड पीरियड में ही रहा है, और थर्ड पीरियड में उनकी ट्रेजिडीज रही है, और इसीलिए ट्रेजिडीज का मतलब डार्क साइड ऑफ लाइफ, और डार्क साइड ऑफ लाइफ की वजह से ही इस पीरियड को पीरियड ऑफ ब्लूम एंड डिप्रेशन कहा गया है। तो जब भी अगर ये चीज आता है ऑप्शन में, तुरंत आपको समझना है कि उनकी ट्रेजिडीज थर्ड पीरियड में आती है 1601 से 1607, और इस पीरियड को क्या कहा जाएगा? पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन। और ग्लूम एंड डिप्रेशन शब्द आते ही तुरंत आपको समझना है कि आई है ट्रेजिडीज आई हुई है। और इसी से रिलेटेड एक बात कही गई कि उनके ग्रेट वर्क 1603 के बाद आते हैं। नाउ जो ऑप्शन जे है, फोर्थ पीरियड 1608 से 1612, पीरियड ऑफ रीस्टोर सीरेनिटी एंड काम। इस पीरियड में उनके रोमांस आए हुए हैं, जिनमें से एक उनका लास्ट प्ले द टेम्पेस्ट, जिसमें कॉलोनियल थीम है या कॉलोनियल सब्जेक्ट मैटर है, उसको आप देखते हैं कि वो भी जो है आती है, और वो कब आती है? इसी फोर्थ पीरियड में आती है। तो द टेम्पेस्ट आपको एक माइंड में रखना है कि यह उनका लास्ट प्ले था, और यह कब आता है? लास्ट पीरियड में आता है, और वह 1611 में पब्लिश होता है। और जो फोर्थ पीरियड है वह उनके रोमांस के लिए फेमस है। और एक चीज और भी ध्यान में रखना है कि जो उनका फोर्थ पीरियड है, उसी फोर्थ पीरियड में ही उनका आप कह सकते हैं कि अ, जो कलेक्शन ऑफ सॉनेट था वो पब्लिश होता है, क्योंकि सॉनेट 1609 में पब्लिश हुआ है, तो 9 का मतलब फोर्थ पीरियड लग जाएगा। बाकी आपको क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। मैंने बताया इंफॉर्मेशन ज्यादा है, आपको केवल ऑब्जर्व करना है, ये रटने वाली चीज नहीं है कि इसमें आप कहीं से कोई रट लीजिएगा। एक अगर थोड़ा सा टेक्निक आप एडॉप्ट करेंगे कि पहले पीरियड को क्या नाम दिया गया, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें रही है, तो आप क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे। ये चीज आपका सेकंड पॉइंट रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड,
क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने क्रोनोलॉजी को लिया हुआ और मैं क्रोनोलॉजी के रिगार्डिंग बता दूं कि मैं जो है इसी क्रोनोलॉजी के फेवर में जाऊंगा। बहुत जगहों पे कई बार मुझसे डिस्कशन हुआ कि एडवर्ड एल्बर्ट या और कहीं पे जो है शेक्सपियर की ट्रेजिडीज को लेकर के या ड्रामा को लेकर के एक साल का इधर से उधर कुछ चीजें मिलती हैं। ठीक है मिलती हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यू विल कम टू नो कि अगर जो मेरा अपना नॉलेज है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट उनका मैंने प्लेज लिया, उसकी क्रोनोलॉजी लिया, तो मैं इसी क्रोनोलॉजी के साथ जाऊंगा। और इसमें यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच, इसमें से एक गलत है, उस गलत को पाना है। जिसमें हैमलेट 1602 सही है, ओथेलो 1604 सही है, किंग लियर 1605 सही है, मैकबेथ 1606 सही है, एज यू लाइक इट कॉमेडी है 1599 ईस्वी में सही है, ट्वेल्थ नाइट 1600 ईस्वी में आती है सही है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596 ईस्वी में सही है, रोमियो एंड जूलियट 1595 में ये सही है, द टेम्पेस्ट गलत है। टेम्पेस्ट की डेट अभी मैंने बताया था कि 1611 ईस्वी में आई हुई है। तो द टेम्पेस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ रोमांस विद कोलोनियल थीम पब्लिश्ड इन 1611। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो ऑप्शन जे है उसका द टेम्पेस्ट का पब्लिशिंग डेट 1611 होना चाहिए, वो चीज आपको यहाँ पे समझना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द गिवन सेंटेंस। कह रहे हैं कि जो रॉन्ग स्टेटमेंट है गिवन सेंटेंस का उसमें से हमें पाना है। तो जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो कौन कौन सा है, उसमें एक है कि द फ्रेज पोएटिक जस्टिस वाज यूज्ड बाय थॉमस राइमर। ये बिल्कुल सही है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पोएटिक जस्टिस को किसने यूज किया है, थॉमस राइमर ने यूज किया है। द फ्रेज पोएटिक लाइसेंस वाज यूज्ड बाय जॉन ड्राइडन, ये बात भी सही है। द सोर्स ऑफ शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्लेज आर हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, ये भी सही है। शेक्सपियर्स रोमन प्लेज आर बेस्ड ऑन मार्लोस पैरेलल लाइफ, ये गलत है। इसमें राइटर का नाम गलत है, टेक्स्ट का नाम सही है। जो पैरेलल लाइव्स है इट्स द वर्क ऑफ प्लूटार्क नॉट मार्लो। और ये सारे पॉइंट पूछे गए कि शेक्सपियर का जो आपका हिस्टोरिकल प्ले है उसका सोर्स क्या है, हॉलिंसेट का क्रॉनिकल है, क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। क्योंकि तब तीनों कंट्री मिला करके एक थी, उसको यूके कहा जाता था, यूनाइटेड किंगडम कहा जाता था। तो तीन राष्ट्र इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। तो हॉलिंसेट ने अपनी क्रॉनिकल में अपनी हिस्ट्री में तीनों राजाओं, तीनों देशों के राजाओं का इतिहास उन्होंने लिखा हुआ है। और जो प्लूटार्क है उन्होंने लाइव्स लिखा, पैरेलल लाइव्स। और उसमें जो है उन्होंने शेक्सपियर ने जो रोमन प्लेज लिया हुआ वह उसका सोर्स है। तो ऑप्शन जो डी है उसमें बस आपको ये समझना है कि यह मार्लो का वर्क नहीं है बल्कि प्लूटार्क का वर्क है। बाकी जो पोएटिक जस्टिस शब्द है ये थॉमस राइमर ने यूज किया है। पोएटिक जस्टिस का मतलब ये होता है कि अगर राइटर खुद आकर के जस्टिफाई करे किसी चीज को कि फला आदमी ने गलत किया तो उसका उसके साथ गलत हो रहा, अगर इस तरह की चीजें होती हैं तब उसको पोएटिक जस्टिस कहा जाएगा। और पोएटिक लाइसेंस जो शब्द है यह एक ऐसा फ्रेज है जो है जॉन ड्राइडन ने यूज किया हुआ है कि जिसमें ये लाइसेंस उनको दिया गया राइटर को कि यू कैन राइट इन दिस वे या यू कैन यूज दिस थिंग। तो इस तरह का जो है पोएटिक लाइसेंस आप देते हैं। पोएटिक लाइसेंस जॉन ड्राइडन से जुड़ा है और पोएटिक जस्टिस जो है ये थॉमस राइमर से जुड़ा हुआ शब्द है। ऑप्शन डी गलत है, मार्लो का पैरेलल लाइफ नहीं है बल्कि वह किसका, प्लूटार्क का है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैंने एक प्ले को लिया, कोशिश ये की है कि एक प्ले की ज्यादातर बातें मैं कर सकूं। हैमलेट को मैंने लिया और उसमें हैमलेट मैंने कहा है फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हैमलेट। हैमलेट के रिगार्डिंग जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको जो है कवर करने की कोशिश किया गया है। सबसे पहला, हैमलेट इज द लार्जेस्ट ऑफ शेक्सपियर। हैमलेट इज द लार्जेस्ट ट्रेजिडी ऑफ शेक्सपियर होना चाहिए था। यह चीज जो है यहाँ पे एक शब्द छूटा हुआ है। हैमलेट इज द लार्जेस्ट ट्रेजिडी ऑफ शेक्सपियर, ये सही है, 23 आवर्स की ट्रेजिडी है वो। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि इट्स सोर्स इज थॉमस किड्स स्पेनिश ट्रेजिडी, बिल्कुल सही है। थॉमस किड का जो स्पेनिश ट्रेजिडी था जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेंज है, ऐसे ही रिवेंज मोटिव या रिवेंज थीम आपको यहाँ पर मिलेगा। तो थॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजिडी इसका सोर्स है, बिल्कुल सही बात है।
इट्स सेटिंग इज इन डेनमार्क, इसका जो सेटिंग है डेनमार्क में है, ये बात भी सही है। ये सारे पॉइंट्स आपको पता है, मैंने बताया कि कोशिश ये है कि केवल एक जगह सारे पॉइंट्स को रख करके उसको रिकॉल कर लिया जाए। ऑलरेडी दीज पॉइंट्स आर इन योर मेमोरी, किसका सेटिंग डेनमार्क में है। इट हैज द थीम डिले इन एक्शन विच इज आल्सो नोन एज प्रोक्रास्टिनेशन, या इसका जो थीम है वह क्या है, डिले इन एक्शन है। और डिले इन एक्शन को एक और शब्द के नाम से जाना जाता है, वह कौन सा शब्द है, प्रोक्रास्टिनेशन। ठीक है। क्लाउडियस ब्रदर ऑफ सीनियर हैमलेट इज द विलेन ऑफ द प्ले, ठीक है, ये भी सही कि इस प्ले का जो विलेन है वो क्या है, क्लाउडियस है। और वो इयागो के बाद सबसे खतरनाक विलेन है शेक्सपियर की ट्रेजेडी में। और वो किसका ब्रदर है, सीनियर हैमलेट का ब्रदर। तो सीनियर हैमलेट का ब्रदर कौन है, हैमलेट के फादर का, हैमलेट के फादर को सीनियर हैमलेट या किंग हैमलेट के नाम से प्ले में संबोधित किया गया है। प्ले विद इन प्ले, माउस ट्रैप थियरी आकर्स इन हैमलेट, या प्ले विद इन प्ले, इसको माउस ट्रैप थियरी भी कहा गया है, या हैमलेट में यूज किया गया, सही है। इट्स अ ड्रामेटिक डिवाइस, यह एक ऐसी ड्रामेटिक डिवाइस है टू कैच द गिल्टी मैन, जिसके सहारे गिल्टी आदमी को पकड़ा जाता है। गिल्टी आदमी, आप समझ रहे होंगे कि गिल्टी आदमी कौन है, वह आदमी जिसने अपराध किया है उसको जो है गिल्टी आदमी। तो इसमें इसका यूज इसलिए किया गया था, ये पता लगाने के लिए कि क्या रियली में मेरा चाचा क्लाउडियस मीन्स हैमलेट का चाचा क्लाउडियस क्या रियली में उसने मर्डर किया या नहीं किया, इस चीज को पता करने के लिए प्ले में एक और प्ले खेला गया है, उसको प्ले विद इन प्ले कहा जाता है। और एक और लिटरेरी टर्म दिया गया माउस ट्रैप थियरी, जिसमें जो है ये चीज है कि गिल्टी मैन को पता लगाने के लिए। तो जो ये प्ले विद इन प्ले में जिस राजा के बारे में खेला गया था उसके बारे में बात की गई है। इन द प्ले विद इन प्ले मर्डर ऑफ किंग गोंजालो द किंग ऑफ ऑस्ट्रिया हैज बीन परफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किंग गोंजालो के लाइफ को लेकर के, जो किंग कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के किंग है, उनकी लाइफ को लेकर के उसको परफॉर्म किया गया है। और किंग गोंजालो की वाइफ का नाम बैप्टिस्टा है, BAPTIST, बैप्टिस्टा है। तो किंग गोंजालो और बैप्टिस्टा की कहानी को लेकर के प्ले विद इन प्ले में जो है उसको रखा गया है। और प्ले विद इन प्ले को क्या कहा जाता है, माउस ट्रैप थियरी कहा जाता है। माउस ट्रैप थियरी का पर्पस क्या होता है कि टू फाइंड आउट द गिल्टी मैन, ये चीज वहां पे देखने को मिलेगा। उसके बाद एक है ऑस्ट्रिक इज अ कॉमिक कैरेक्टर इन द कोर्ट ऑफ किंग क्लाउडियस, ये सिंपल सा है, कैरेक्टर को लेके अब बात हो रही है, अभी तक सेटिंग को लेके हुई है, थीम को लेकर के बात हुई है, एक सीन इंपॉर्टेंट था प्ले विद इन प्ले उसको लेकर के बात हुई है, सोर्स को लेकर के बात हुई है, लार्जेस्ट ट्रेजेडी। अब कैरेक्टर की, ऑस्ट्रिक जो है या एक कॉमिक कैरेक्टर है, सही है। फार्टिन ब्रास इज द प्रिंस ऑफ नॉर्वे, ये चीज पूछा जा चुका है कि प्रिंस ऑफ नॉर्वे का क्या नाम, प्रिंस ऑफ जो नॉर्वे थे उनका नाम फार्टिन ब्रास है, जिन्होंने डेनमार्क पे अटैक करने का प्लान बनाया हुआ है। उनको लगता है कि डेनमार्क का जो बादशाह है वह मेरा दुश्मन है, वह मुझे जो है पराजित करना चाहता है। तो एक तरह से दो राष्ट्रों के बीच में भी लड़ाई का एक वातावरण तैयार है। और जो दूसरा राष्ट्र है वो कौन है, नॉर्वे है, वहां के बादशाह का क्या नाम है, फार्टिन ब्रास। Hamlet is 22 years old, a student of BA सेकेंड ईयर फ्रॉम विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी, ये भी आपको बहुत जरूरी है जानना कि किस ईयर के स्टूडेंट है और किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में। गर्ट्रू इज द मदर ऑफ प्रिंस हैमलेट एंड वाइफ ऑफ एंटी फेमिनिज्म, ये ऑप्शन रॉन्ग है, एक पॉइंट तो सही है। कौन सा पॉइंट सही है, गर्ट्रू इज द मदर ऑफ प्रिंस हैमलेट, ये तो सही है, लेकिन वाइस ऑफ एंटी फेमिनिज्म ये गलत है। एंटी फेमिनिज्म वह होता है जो अपने अधिकारों के, वह औरत जो अपनी अधिकारों के प्रति जागरूक ना हो, सबमिसिव हो, और जो पुरुष द्वारा बनाया गया समाज है उसको स्वीकार करे और उसमें अपनी दम तोड़ दे, पैट्रियार्की के आगे घुटने टेक दे। तो ऐसा नहीं रहा है। गर्ट्रू अपनी जिंदगी जीना चाहती थी और बहुत लोगों के ऐतराज करने के बाद भी वो क्लाउडियस से मैरिज की है, तो वो एंटी फेमिनिज्म नहीं है बल्कि क्या है, फेमिनिस्ट है। एक चीजें ध्यान में रखना है, वो एंटी फेमिनिज्म का प्रतीक ना होकर के फेमिनिस्ट है। ये पॉइंट मैंने नया डाला, ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये पूछा जाना चाहिए, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि गर्ट्रू इज द मदर ऑफ प्रिंस हैमलेट एंड वाइफ ऑफ एंटी फेमिनिज्म। होरेसियो जो कि अटेंडेंट ऑफ हैमलेट है, रिमेन्स अलाइव इन द एंड ऑफ द प्ले, बिल्कुल सही है। होरेसियो ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो अटेंडेंट ऑफ हैमलेट है,
जिसको कानफिदा कहा गया है। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, कानफिदा जो सबसे विश्वास पात्र मेल कैरेक्टर होता है, वही अकेले प्ले के लास्ट तक जिंदा रहता, बाकी सारे कैरेक्टर मारे जाते हैं। पोलोनियस, ओफिलिया एंड लेयर्टीज बिलोंग टू वन फैमिली, बिल्कुल सही है। पोलोनियस फादर है, किसके फादर है? ओफिलिया के और लेयर्टीज के। लेयर्टीज उनका बेटा है, ओफिलिया उनकी बेटी है। और ओफिलिया जो है आपका क्या है? बिलव्ड है, किसकी बिलव्ड है? हैमलेट की। ये तीनों एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। फिर आपको देखना कि मिलेगा ऑप्शन नंबर एल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द ड्यूल लेयर्टीज फाइट अगेंस्ट हैमलेट, बिल्कुल सही है। जो ड्यूल जो द्वंद्व युद्ध होता है उसमें लेयर्टीज जो है, जो किसका बेटा है? पोलोनियस का बेटा है, वो हैमलेट से लड़ता है। क्यों? क्योंकि पोलोनियस का अननोइंगली जो है मर्डर किसके द्वारा कर दिया जाता है? हैमलेट के द्वारा। तो जो किंग क्लाउडियस है वो इस मौके का फायदा उठाता है, और जो पोलोनियस का बेटा लेयर्टीज है उसको जो है वह हैमलेट के खिलाफ खड़ा करता है। लास्ट में प्ले में ड्यूल दिखाया जाता है और यह ड्यूल किसके बीच में होता है? लेयर्टीज और हैमलेट के बीच में होता है। उस ड्यूल में हैमलेट जो है लेयर्टीज का कत्ल कर देता है। इस तरह की कहानी आप पाएंगे कि बाप भी मारा गया, बेटा भी मारा गया, और मारे तो सभी जाते हैं, लेकिन पोलोनियस, ओफिलिया और लेयर्टीज का क्या रिलेशन है और वो ड्यूल किसके बीच में हुआ? वह ड्यूल जो है हैमलेट और पोलोनियस के बीच में हुआ है। आंसर में एक पॉइंट और है कि गर्ट्रूड इज द सिंबल ऑफ फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी वाइल ओफिलिया एंटी फेमिनिज्म। अगर ये आता है कि एंटी फेमिनिज्म कौन है, तो ओफिलिया है। फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी को कौन सपोर्ट करता है? वो गर्ट्रू है। अब आप कहेंगे ओफिलिया क्यों एंटी फेमिनिज्म है? इसलिए है कि ओफिलिया अपनी जिंदगी जी ही नहीं पाती है। वह जो है इतना ज्यादा परेशान हो जाती है कि सुसाइड कर लेती है और ननरी बनने का ख्वाब देखती है। या अगर आप ये देखेंगे कि शी वॉज इन लव विद हैमलेट, जब हैमलेट उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता तो वह पागल हो जाती है, शी लॉसेस हर लाइफ। लेकिन जो फेमिनिस्ट होते हैं वो जो है इस सिचुएशन से बाहर निकलते, अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं। अगर हैमलेट ने त्याग दिया तो ऐसा मतलब ये नहीं था लाइफ खत्म हो गई। जो थोड़ा सा सबमिसिव होते हैं, या आप कह सकते हैं कि चीजों को बहुत ज्यादा वो नहीं कर पाते, ऐसे ही लोग जो है एंटी फेमिनिज्म। तो एंटी फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं कि वह जो है औरतों के अधिकारों के खिलाफ है। यहाँ एंटी फेमिनिज्म का मतलब ये कि वह अपने राइट्स को नहीं जान पाती, अपनी ही जिंदगी नहीं जी पा रहे, इसलिए वह एंटी फेमिनिस्ट है, ओफिलिया। और फेमिनिस्ट कौन है? गर्ट्रूड है। दो फीमेल कैरेक्टर आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स इज नॉट द पार्ट ऑफ हैमलेट? इनमें से कौन सा हैमलेट का हिस्सा नहीं है? फ्राइल्टी, दाई नेम इज वुमेन, या हैमलेट का हिस्सा है, हैमलेट के द्वारा बोला गया है। टू बी आर नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, यह भी हैमलेट का है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, इसमें रिनेशा नजर आता है, यह भी हैमलेट में ही है। देयर इज नथिंग ईदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक इट सो, यह भी हैमलेट का ही है कि ना तो कोई चीज अच्छी है ना कोई चीज बुरी है, बल्कि जो है क्या होती है, हमारी सोच ही उसको अच्छा या बुरा बनाती है। जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी जो है रिनेशा के मैन को लेकर के बताया गया, क्योंकि पहले के आदमी जो होते थे उनमें उतना ज्यादा जो है तर्क करने की क्षमता नहीं थी, ब्यूटी का कॉन्सेप्ट नहीं था, ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन यहाँ पे दिखाया जाता है कि नहीं, मैन जो है रेशनल क्रिएचर है और उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो इस चीज को लेके वह बोलता है व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। और जो फ्राइल्टी दाई नेम इज वुमेन है, ये औरत के को कमजोर दिखाने की बात की गई है कि फ्राइल्टी वीक पॉइंट औरत में होता है, बहुत जल्दी बहकावे में आ जाती है, या इमोशनली उसको कोई भी ब्लैकमेल कर सकता है। इस तरह की चीजों को लेकर के जो है टू बी आर नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, या उसको डायलेमा को इंडिकेट करता है। ऑल दिस थिंग्स यू फाइंड। बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब आप वाकिफ हैं कि द एम्बिशन इज मियरली द शैडो ऑफ ड्रामा, ये भी वहीं से ही बोला गया है। अ ड्रामा इटसेल्फ इज बट अ शैडो, ये चीज इंडिकेट करता है कि क्या लाइफ को लेकर के कि एम्बिशन जो है जो भी होता है या क्या है, यह शैडो ऑफ ड्रामा है। ड्रामा का डिफिनीशन अगर आप देखेंगे तो जो दिया गया है पोएटिक्स में अरिस्टोटल के द्वारा, वो तो यहाँ पे नहीं है। लेकिन ये बताया गया कि पूरी लाइफ ड्रामा है और हमारी जो एम्बिशन है वह उसी का क्या है, रिफ्लेक्शन है या उसी का शैडो है। ड्रामा इटसेल्फ इज बट अ शैडो, ब्रीविटी इज द सोल ऑफ विट,
How very stale, flat and unprofitable seem to me all the uses of this world. ये हैमलेट बोलते हैं, जब हैमलेट बिल्कुल थक गया है तो उसको कोई चीज अच्छी नहीं लगती, वो कहता है कि यह जो पूरी दुनिया है मुझे वियरी, थकी हुई लगती है, स्टेल, बासी नजर आ रही है, फ्लैट, निरर्थक नजर आ रही है, अनप्रॉफिटेबल, इसमें मुझे कोई लाभ नहीं नजर आ रहा है। तो ये सब चीजें जो है वर्ल्ड को लेके, लाइफ को लेकर के हैमलेट भी बड़ा निराश है, तो उन्होंने जो है उसको लेके बोला हुआ है। आगे एक लाइन है, देयर इज डिविनिटी दैट शेप्स आर इन, कह रहे हैं डिविनिटी है, एक ऐसी शक्ति है जो हमारी जिंदगी को समेटती है या हमारी जिंदगी का जो आकार है उसको कम करती है, अंत में हम दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। और फिर उसके अलावा जो जे और के है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पोलोनियस के द्वारा बोला गया है। पोलोनियस अपने बच्चे लेयटीज को समझाता है, जब वह बाहर पढ़ने जाता है तब उसके लिए वो कहता है कि नीदर बी अ बारोवर, आप जो है पैसा उधार ना लीजिएगा, नार लेंडर, ना ही पैसा उधार दीजिएगा ना लीजिएगा, फार लोन, क्योंकि लोन जो है ऑफन लॉसेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड, लोन जो है क्या करता है, यह खुद को ही खत्म कर देता है और जो मित्र वगैरह है उनको भी खत्म कर देता है। तो यह एक अच्छी बात वो अपने बेटे को सिखाता है। कौन सिखाता है? पोलोनियस सिखाता है। फिर उसके बाद वह ये भी कहता है अपने बेटे से ही, पोलोनियस अपने बेटे लेयटीज से कहता है, गिव एवरी मैन दाई ईयर, आप क्या करिएगा, हर आदमी को, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, वाई ई ए आर नहीं, ई ए आर होना चाहिए, आपको अपने सर कानों को हर, सर ये जो जी वाला जो है, ये ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, ये सर पोलोनिस बोलता है। हाँ पोलोनियस बोलता है, मैंने ये कहा कि उसमें उसके बाद जो है अगर आप देखेंगे गिव एवरी मैन दाई ईयर, वो ये कहते कहते हैं कि गिव एवरी मैन दाई ईयर, आप जो है हर आदमी को अपने कान दीजिए। कान देने का मतलब यहाँ पे ईयर का स्पेलिंग जो होना चाहिए ई ए आर, बट फ्यू दाई वाइस, लेकिन कुछ लोगों को जो है आपको अपना वाइस देना। तो वाइस देने का मतलब कि टंग, टंग का मतलब है कि आपको अपनी जुबान का यूज कम लोगों के लिए करना है, लेकिन जो है आपको क्या करना है कि कान अपनो खुला रखना, चौकन्ना रहना है। तो एक उसको नसीहत देता है कि आप बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। उसके बाद एल है, द मूर इज ऑफ अ फ्री एंड ओपन नेचर, ये जो है हैमलेट का पार्ट नहीं है। आपको बहुत सिंपल सा मैं बता दूं, अगर मूर शब्द आया हुआ है, मूर का कोई जिक्र हैमलेट में नहीं है, बल्कि मूर ये जो है किसके लिए आया है, ओथेलो के लिए आया हुआ है। ओथेलो जो ट्रेजेडी है उसमें इसका यूज किया और यह ओथेलो के लिए आया है। द मूर इज ऑफ अ फ्री एंड ओपन नेचर, इट्स द पार्ट ऑफ व्हाट, इट्स द पार्ट ऑफ ओथेलो। ओथेलो एक उनकी बहुत अच्छी ट्रेजेडी है जिसमें जो है रेशियल इश्यूज को लेके जिक्र किया गया है, और जो एक ब्लैक मैन ओथेलो जो हीरो भी है वह डेस्टिमोना, फेयर डेस्टिमोना से मैरिज करते हैं, और उसमें जो एक बड़ा विलेन है इयागो है, वह प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस तरह से मैंने कुछ जो है स्टेटमेंट रखे हुए हैं यहाँ पर, कुछ अभी और मैं उसमें शामिल करूंगा क्योंकि इतना सारे हैं। तो लेकिन बट मोस्ट प्रोबेबली आप ये समझिए कि जितना इम्पोर्टेंट था वो कोशिश की गई कि एक साथ आपको यहाँ पे मिल जाए हैमलेट से रिलेटेड। लास्ट एक क्वेश्चन मैंने लिया है, द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैज येट प्रोड्यूस्ड डज नॉट कंटेनिंग एवरग्रीन एक्सीलेंस एंड ब्रिलियंस ऑफ आवर myriad माइंडेड शेक्सपियर। चाहे कुछ याद रखिएगा या नहीं, आर myriad माइंडेड शेक्सपियर कई बार पूछा जा चुका है। यह स्टेटमेंट किसका है? बेन जॉनसन का नहीं, डॉक्टर जॉनसन का नहीं, यष्टी कॉलेज का यस। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी सही है। यह स्टेटमेंट यष्टी कॉलेज ने दिया है, आर myriad माइंडेड शेक्सपियर, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे कि मोस्ट प्रोबेबली यू हैव डन टुडे 7 क्वेश्चन ही आज मैंने ले पाए थे, क्योंकि बहुत सारा स्टेटमेंट उसमें रखना था। लेकिन शेक्सपियर का एक हैमलेट, मोस्ट प्रोबेबली आपने हैमलेट को कवर कर लिया, उनकी लाइफ को आपने कवर कर लिया, एक इम्पोर्टेंट क्रिटिक को आपने कवर कर लिया जो यष्टी कॉलेज का रहा। तो अब उनके ऊपर जो क्रिटिक के कोटेशंस है वो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं एक सेशन इवनिंग में मैं करना और चाहूंगा। तो 2 सेशन मैं चाहता हूँ कि अब पर डे शुरू किया, पर डे क्या आज एक सेशन करेंगे, कल से तो इवनिंग में ही हो पाएगा क्योंकि कल से क्लासेस शुरू हो जाएगी, तो कल से एग्जामिनेशन वगैरह। तो दीज वर द पॉइंट्स, नाउ लेट मी